हेलो बच्चों, तो अभी हमें डिस्कस करना है एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 3। ठीक है, 1 और 2 पार्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो जिन्होंने 1 और 2 पार्ट नहीं देखा है वो पहले 1 और 2 देखो, उसके बाद 3 पार्ट देखोगे तो चीजें अच्छे से समझ आएंगी। ठीक है, ओके। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट को करने से पहले मैं सबसे पहले 21 क्वेश्चन की जगह मैं पहले 22 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि 22 क्वेश्चन क्या है, आपके प्रीवियस पार्ट से रिलेटेड करते हैं, जो आपको मैंने सेकंड पार्ट में सिखाया था, जो आप लोग देखोगे वीडियो या देखी होगी आप लोगों ने, तो उससे थोड़ा ज्यादा मैच कर रहा है 22 क्वेश्चन। तो मैं पहले 22 क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, उसके बाद हम 21 करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या कहते हैं 22 क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन कह रहे थे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ऑल sp_d ऑर्बिटल्स ऑफ सीजियम आयन। सीजियम का टॉपिक नंबर कितना होता है 55 क्वेश्चन में गिवन है। बोला कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे किस किस में, s में, p में और d ऑर्बिटल्स के अंदर, पर सीजियम में नहीं बोला है, किसमें बोला है, सीजियम आयन के लिए बोला है। सीजियम आयन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चला गया है तो Cs+, इसको हम सीजियम आयन बोलते हैं। ठीक है, तो हमें एक्चुअल में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी और चेक करना पड़ेगा कि हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं s, p और d ऑर्बिटल्स के अंदर। ठीक है, तो याद करो मैंने कैटायंस के लिए तुम्हें बोला था पहले किसकी लिखनी है, तुम्हें न्यूट्रल एटम की लिखनी पड़ेगी। प्रीवियस पार्ट के अंदर मैं सिखा चुका हूँ कि कैटायंस की डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन निकाल के मत लिखना, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलो न्यूट्रल की लिखते हैं, तो 55 की लिखते हैं। तो ये मैंने सिखाई थी ट्रिक तुम्हें, s p s d p s, याद है, d p s f d p s, इस तरीके से मैंने ट्रिक सिखाई थी तुम्हें। तो पहले s को 1, फिर पहले p कहां से स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होता है फर्स्ट p को, फर्स्ट d कहां से स्टार्ट होता है 3, ये 4। ठीक है, ट्रिक्स जिसको नहीं पता वो प्रीवियस वीडियो को पार्ट 2 की वीडियो देखोगे तो आपको ये ट्रिक्स मैंने बहुत इजीली समझा रखी है, वहां पर अच्छे से काम बन जाएगा। 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 हो जाएगा, 3 4 5 हो जाएगा। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन भरना है आपने, 55 to 2 2 6 2 और इसमें 10 आ जाएंगे, 6 इसमें 2, कितने हो गए 10 10 20 सॉरी 10 10 20 30 36 38 और 10 आ जाएगा 38, दैट इज 48 और 6 हो जाएगा 54। ठीक है, 54 और सीजियम पहले न्यूट्रल का लिखेंगे 55, ये आपका हो गया 55, दैट इज सीजियम की कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको हटा देता हूं, उसकी जरूरत नहीं है मुझे। तो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सीजियम। ठीक है, अब हमें बात करनी है सीजियम प्लस की। तो डेफिनेटली दिख रहा है आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो निकलेगा कहां से, बताया था जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है। आउटर मोस्ट कौन सा दिख रहा है, तो देखो आउटर मोस्ट 6th ऑर्बिट, 6 शेल, सबसे बाहर वाला शेल है, तो यहीं से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो ये निकल जाएगा, तो ये हट गया। ठीक है, तो ये हट जाएगा, तो मेरी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, सीजियम आयन की ये कॉन्फ़िगरेशन आपकी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, प्लस का मतलब समझते हो कि इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये यहाँ से निकला, कॉन्फ़िगरेशन आपकी बची है। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। आप काउंट कर लो s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, s ऑर्बिटल्स में देखो 2 4 6 8 9 10 इलेक्ट्रॉन s में हो गए। p में कितने हो गए, काउंट करो 6 12 18 और यहाँ तो कोई नहीं 24। ठीक है, 6 12 18 24 और d में कितने हो गए, d में कितने हैं 10, d में 10 हो गए, तो ये आपका आंसर हो गया। तो देख लो sp_d के रेस्पेक्टिवली बोलना है 10 24 10 सॉरी d में 3d 10 भी है और 4d 10 भी है, तो d में 10 नहीं सॉरी d में 20 होगा, 10 ये वाले और 10 ये वाले, 10 24 एंड 20, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं ये सब कुछ हमने पीछे बात करी हुई है। इस क्वेश्चन में क्या था, आपसे बोला था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ आपको बताना है, मतलब आपको बताना है कि हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, s ऑर्बिटल में, p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल में, तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही लिखनी पड़ेगी। तो लिखी और हमने आंसर निकाल दिया। क्लियर है, ओके। तो चलो बात समझ आ रही ना, s के लिए s को काउंट करो 2 4 6 8 10, तो 10 हो गया। p में 6 12 18 24, सब में 6 हैं तो 24 हो गया, और d के लिए 10 और 10 20, तो 20 आ गया। ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 22। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। अच्छा, इससे पहले आप लोग को काफी इंपॉर्टेंट चीजें, ऑलरेडी मैं जो पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाया एटॉमिक स्ट्रक्चर का, थोड़ा सा जो बाकी वीडियोज है उनके कंपैरिजन थोड़ा बढ़ा बनाया है,
क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट चीजें हमने सीखी है उसके अंदर। बोर्स थ्योरी सीखी है, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम सीखा है, लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पाशन सीरीज, याद है ना सब। एनर्जी सीखी है उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग, डी ब्रॉगली वेवलेंथ सीख लिया है हमने, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल सीख लिया है, ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट सीख लिया है, काफी इंपॉर्टेंट चीजें सीखी हैं हमने, इसलिए वो वीडियो थोड़ी लंबी बन गई है। ठीक है, तो ध्यान रखना आप लोग पूरी देखो, तब ये चैप्टर बहुत अच्छे से तुम्हें समझ आ जाएगा। तुम कहीं से भी क्वेश्चन उठाओगे बहुत इजीली तुम्हारा बन जाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, जो हमने लेमन सीरीज वगैरह देखी थी, आप लोगों ने देखा था, दूसरा मार्कर यूज करते हैं। लेमन सीरीज, लेमन, बाल्मर, पाशन, ब्रैकेट, फुन एंड हम्फ्री। ठीक है, ये सीरीज हमने देखी थी 1 2 3 4 5। ये मैंने N1 N2 बताया था, फर्स्ट पार्ट के अंदर आई थिंक बताई थी। एक चीज रह गई थी मैं बतानी, वही बता देता हूँ। जो लेमन सीरीज होती है ये कौन से रीजन में लाई करती है? ये लाई करती है आपके अल्ट्रावायलेट रीजन में। बाल्मर सीरीज किस रीजन में लाई करती है? विजिबल रीजन में। और ये तीनों की तीनों किस में लाई करती है? आपकी इंफ्रारेड रीजन में, इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। ठीक है, इसके बाद जो आपकी हम्फ्री सीरीज होती है, हम्फ्री सीरीज, ये भी, इसको हम फार इंफ्रारेड बोलते हैं कि ये लाई कहाँ करती है? फार इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। ठीक है, छोटी सी चीज इंफॉर्मेशन जस्ट, वहाँ शायद मैं भूल गया था बताना, पार्ट 1 के अंदर इनके ऊपर मैंने डिस्कस किया है, वहाँ देख लो पूरे डिटेल के अंदर। लेमन सीरीज लाई करती है अल्ट्रावायलेट रीजन में, बाल्मर विजिबल में, ये तीनों पाशन, ब्रैकेट, फुन इंफ्रारेड में, और हम्फ्री सीरीज लाई करती है फार इंफ्रारेड में। ठीक है, ओके। बाकी आपको डिटेल्स मिल जाएगी प्रीवियस वीडियोस के अंदर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन की बात करते हैं। 21 क्वेश्चन बोल रहे हैं अ 3p ऑर्बिटल हैज, 3p ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं? ओके, स्फेरिकल नोड्स, नॉन स्फेरिकल नोड्स। ठीक है, तो क्वेश्चन को करने से पहले कॉन्सेप्ट समझो नोड्स, कि नोड्स होते क्या है। तो आप लोगों को ऑर्बिटल्स मैंने समझा रखा है। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? ऐसी जगह, स्पेस अराउंडिंग न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ठीक है, ये पता है आप लोगों को। उन जगहों को क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल्स बोलते हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावनाएं क्या होती हैं? सबसे ज्यादा होती हैं। तो नोड्स किसको कहते हैं? जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावनाएं क्या होती हैं? 0 होती हैं। स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0। ठीक है, जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावनाएं क्या होंगी? 0 होंगी, उस जगह को हम बोलते हैं नोड्स। अंतर समझे? ऑर्बिटल्स और नोड्स में क्या अंतर होता है? ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? जहां मैक्सिमम संभावनाएं होती है इलेक्ट्रॉन मिलने की, और नोड्स क्या होती है? जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावनाएं क्या होती है? 0 होती है, उसको हम नोड्स कहते हैं। ठीक है, ये दो टाइप की होती है। एक होती है आपकी रेडियल नोड्स, जिसको हम अपना स्फेरिकल नोड्स भी बोलते हैं, स्फेरिकल नोड्स। ठीक है, और एक आपकी होती है एंगुलर नोड्स, जिनको हम नॉन स्फेरिकल नोड्स भी बोलते हैं। ठीक है, रेडियल नोड्स जिनको स्फेरिकल नोड्स बोला जाता है, और एंगुलर नोड्स जिनको नॉन स्फेरिकल नोड्स कहा जाता है। ठीक है, अब सवाल है निकलेगा कैसे? तो निकालने के लिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ। रेडियल नोड्स निकालते कैसे हैं? तो निकालते हैं n-l-1 करके। कैसे निकलता है? n-l-1। n जानते हो कौन से नंबर का शेल है या कौन से नंबर का ऑर्बिट है? ठीक है, n हो जाएगा, जैसे सेकंड नंबर का ऑर्बिट के लिए 2 यूज करेंगे। l क्या होता है? l के लिए ध्यान से सुनो जरा, ध्यान यहाँ बता देता हूँ मैं l के लिए। l के बारे में वैसे हम आगे भी बात करेंगे। l इज द एजिमुथल क्वांटम नंबर, आगे डिटेल में बात करूंगा मैं। फिलहाल आपको क्या ध्यान रखना है वो सुनो। एजिमुथल क्वांटम नंबर, l किस चीज को डिनोट करता है? एजिमुथल क्वांटम नंबर को डिनोट करता है। ठीक है, क्या होता है वो बाद में बात करते हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन के अंदर आएगा जब क्वांटम नंबर का क्वेश्चन, तब हम बात करेंगे इसके ऊपर। फिलहाल आपको क्या ध्यान रखना है? l की वैल्यूज ध्यान रखनी है। l की वैल्यू क्या होती है? हमारे पास हमें पता है कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं, s, p, d, f, इसी तरीके से चलता रहता है। तो इसके लिए l की वैल्यू याद रखनी है। तो l स्टार्ट होता है 0 से, तो s के लिए l की वैल्यू होती है 0, p के लिए होती है 1, d के लिए होती है 2, f के लिए होती है 3 एंड सो ऑन, चलता रहेगा। जैसे सपोज g होगा, g के लिए l की वैल्यू क्या होगी? 4 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से चलता रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। आई बात समझ? L इज द एजिमुथल क्वांटम नंबर। L की वैल्यूज ध्यान रखनी है आपको। s, p, d, f ऑर्बिटल्स के लिए क्या होती है? s ऑर्बिटल के लिए होती है 0, p के लिए होती है 1, d के लिए होती है 2, f के लिए 3, g के लिए 4 एंड सो ऑन, चलता रहेगा आगे।
क्लियर, ये ध्यान रहेगा तो क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएगा। ठीक है, एन इज द शेल या फिर एन को हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो बोलते हैं। चलो हमने क्वांटम नंबर की अगर बात कर ही ली है तो हम एन को बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्टैंडर्ड टर्म में। अभी तक मैं इसको शेल या फिर ऑर्बिट बोल रहा था, है ना, वो भी सही है, पर अगर एक्यूरेट बोलना है तो आप एन को बोलोगे एन इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, ओके, एल इज द एजिमुथल क्वांटम नंबर जिसकी वैल्यू मैंने बता दी आपको यहाँ, और वन तो वन समझते हो। ठीक है, तो इस तरीके से निकलता है आपका रेडियल नोट्स। एंगुलर नोट्स कैसे निकलती है? एंगुलर नोट्स केवल एल के बराबर होती है, मतलब जो भी आपका एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है दैट विल बी इक्वल्स टू एंगुलर नोट्स या फिर नॉन स्फेरिकल नोट्स। ठीक है, तो यहाँ से एक और फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, टोटल नोट्स कितनी आएंगी? टोटल नोट्स में ऐड कर दोगे इसको और इसको, तो ऐड करोगे तो n माइनस एल माइनस वन प्लस एल हो जाएगा, एल प्लस एल से माइनस एल कट जाएगा तो कितनी आएगी? n माइनस वन आएगी। आगे बात समझ में, ये आपका आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर एक चीज और मैं बता देता हूँ आपको, नोडल प्लेन्स कभी कभी एग्जाम में पूछ जाता है कि नोडल प्लेन्स कैसे निकालेंगे। तो नोडल प्लेन अगेन इट इज इक्वल्स टू एल, किसके इक्वल होता है? एल, जो यहाँ पर मैंने लिखा था, क्या था ये? एजिमुथल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो ये आपके पास चार फॉर्मुलेज हैं, ये आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट फॉर्मुले बेस्ड क्वेश्चन बनता है। रेडियल नोट्स n माइनस एल माइनस वन, एंगुलर नोट्स l, टोटल नोट्स इसको और इसको ऐड कर दिया तो n माइनस वन आ गया। और नोडल प्लेन्स कितने होते हैं? l होते हैं। नोडल प्लेन्स भी वही होते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो? जीरो हो, या इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना क्या हो? जीरो हो, उस प्लेन्स को हम क्या बोलते हैं? नोडल प्लेन्स बोलते हैं। ठीक है, सिमिलरली जो नोड्स होता है वही नोडल प्लेन्स भी होते हैं, उसके अक्रॉस जो प्लेन होगा उसको हम नोडल प्लेन कहेंगे। ठीक है, और एल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है? तो एल की वैल्यू आपको याद रखनी है, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3 एंड सो ऑन। क्लियर? ओके, तो इतना आपको समझ आ गया तो आप क्वेश्चन बहुत इजीली होंगे। जैसे सपोज ये क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन 21, क्या कहता है? 21 क्वेश्चन करते हैं, 3p ऑर्बिटल है, तो 3p ऑर्बिटल है तो 3p मतलब ये जो 3 है ये किसकी वैल्यू है? आपकी n की वैल्यू है, n की वैल्यू क्या होगी? 3, और l की वैल्यू क्या होती है? p के लिए, तो देखो l की वैल्यू क्या है p के लिए? तो 1 दिख रहा है यहाँ पर, तो l की वैल्यू होगी आपकी 1। सबसे पहली बात ये समझ आ गई कि n और l क्या होता है? जो ये होता है, दिस इज योर n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या नंबर ऑफ शेल, एंड p इज द एजिमुथल क्वांटम नंबर दैट इज 1। ठीक है, l की वैल्यू 1 आ गई। अब देखो आपसे बोल रहे हैं 3p ऑर्बिटल है, कितने स्फेरिकल नोट्स होंगे? तो स्फेरिकल नोट्स का फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो स्फेरिकल नोट्स कितने होंगे? n माइनस एल माइनस वन, n माइनस एल माइनस वन। ठीक है, स्फेरिकल नोट्स n की वैल्यू कितनी है आपकी? n की वैल्यू इज 3 और l की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 इज 1। तो स्फेरिकल नोट्स आ गए आपके 1। और नॉन स्फेरिकल नोट्स कैसे निकलेंगे? नॉन स्फेरिकल नोट्स का फॉर्मूला भी आपके पास गिवन है। नॉन स्फेरिकल नोट्स क्या होता है आपका? l के बराबर होता है, तो l, और l क्या है यहाँ पर हमें पता है? p, तो 1। तो आपका स्फेरिकल नोट भी बना गया और नॉन स्फेरिकल नोट भी बना गया। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? स्फेरिकल एंड 1 स्फेरिकल एंड 1 नॉन स्फेरिकल नोट्स, तो आपका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका यूज करके आप किसी भी ऑर्बिटल का एंगुलर नोट्स और या फिर रेडियल नोट्स बोलो या फिर स्फेरिकल नोट और नॉन एंगुलर नोट्स बोलो निकाल सकते हो। सिमिलरली नोडल प्लेन्स भी निकाल सकते हो। तो मैं बोलूंगा इसके अक्रॉस कितने नोडल प्लेन्स होंगे? तो बस नोडल प्लेन किसकी क्या होता है? एल होता है, तो इसकी एल की वैल्यू क्या है? 1। तो इसके अक्रॉस एक ही नोडल प्लेन होगा, इसके अक्रॉस एक ही नोडल प्लेन होगा। आई बात समझ में? तो ये फॉर्मुलेज आपको ध्यान रखना है और साथ ही साथ ये वैल्यूज भी ध्यान रखनी कि एल की वैल्यू क्या होती है, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3 एंड सो ऑन। तो आपके क्वेश्चंस इस पे या फिर जो हम आगे पढ़ने वाले हैं क्वांटम नंबर्स, उसमें बहुत इजीली होने वाले हैं क्वेश्चन। ठीक है, बस आपको ये थोड़े से फॉर्मुले ध्यान रखने पड़ेंगे। क्लियर है? ओके, तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा ये हो गया 32, हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल है जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन एक्स वाई प्लेन, मतलब एक्स वाई प्लेन में मिलने की संभावना किसकी जीरो होंगी? तो डेफिनेटली बहुत आसानी से आप देख सकते हो, तो जीरो किसकी होगी? जो एक्स वाई प्लेन में लाइन नहीं करेगा, है ना। तो एक्स वाई प्लेन में लाइन नहीं करता हो, कौन सा दिख रहा है आपको? देखो px कहाँ लाई करेगा? px आपको पता है px ऑर्बिटल x डायरेक्शन में ही लाई करता है, तो x प्लेन में तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा। आपसे बोल रहा है जीरो प्रोबेबिलिटी किसकी होगी? तो इसकी नहीं होगी। x और y प्लेन में भी चेक करना है, तो pz प्लेन कहाँ मिलेगा? pz ऑर्बिटल कहाँ होगा? ये तो z प्लेन में होगा ना, तो डेफिनेटली इसी की होगी, यही आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये ना तो x डायरेक्शन में है ना तो y डायरेक्शन में, तो x y प्लेन में इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जीरो होगी।
डी वाई जेड की क्या होगी, तो देखो वाई डायरेक्शन में प्रोबेबिलिटी है इसकी मिलने की, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की तो एक्स और वाई में ही प्रोबेबिलिटी है मिलने की। तो इसीलिए आपसे बोल रहा है कि जीरो प्रोबेबिलिटी किसकी होगी, तो पी जेड की होगी, क्योंकि ये और ये एक्स वाई प्लेन में मिलेगा। या फिर दूसरा सिंपल तरीका है इसको चेक करने का, तो देख लो किसमें एक्स वाई नहीं आ रहा है, तो एक्स वाई किसमें नहीं आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, वाई इसमें भी आ रहा है, एक्स वाई इसमें भी आ रहा है, और इसमें देखोगे तो केवल जेड आ रहा है, तो मतलब यही आंसर होगा, है ना, क्योंकि ये पीजेड में है, पीजेड में नहीं मिलेगा मेरे, मतलब जो ऑर्बिटल है वो किस डायरेक्शन में है, पीजेड में, तो एक्स वाई में क्या होंगे, वहां इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं पीजेड की तरफ होंगे। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, द टू नोडल प्लेन्स आर प्रेजेंट इन, ओके, सो ये क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है काफी, ठीक है, और ये क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग में भी पूछा जा सकता है और एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, दोनों की जगह पूछा जा सकता है, क्योंकि जो आपको देखो पाई स्टार मतलब होता है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, ये केमिकल बॉन्डिंग के जो मैंने वीडियोस बनाए उसमें बताया था मैंने तुम्हें, तो वहां से पाई स्टार और सिग्मा स्टार या फिर पाई का कॉन्सेप्ट निकलता है, और ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर सीखा है, तो यहाँ से ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट निकलता है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन कहीं पर भी पूछा जा सकता है आपसे, तो ध्यान रखना आपको। नोडल प्लेन्स क्या होता है मैं तुम्हें समझा चुका हूँ, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो, जीरो हो, प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की क्या हो, जीरो, उस प्लेन्स को हम नोडल प्लेन्स बोलते हैं। तो दो नोडल प्लेन किसमें प्रेजेंट होंगे, ठीक है, तो सबसे पहली बात मैं बनाता हूँ, पहले सिग्मा स्टार 2s का बनाते हैं, सपोज सिग्मा स्टार 2s बोलो या सिग्मा स्टार 2p बोलो, बात एक ही है। सिमिलरली पाई 2px बोलो, पाई 2py बोलो या फिर पाई 2pz बोलो, सपोज बात एक ही है। पाई स्टार 2px बोलो या सिग्मा स्टार 2px बोलो, सॉरी पाई स्टार 2px बोलो या पाई स्टार 2py बोलो, बात एक ही है। आई बात समझ में, सिग्मा स्टार 2s बोलो या 2p बोलो, सेम ही होता है, तो मैं डायरेक्टली केवल सिग्मा स्टार के लिए बनाता हूं ताकि एक समरी आपके पास तैयार हो जाए। तो सिग्मा स्टार, चलो 2s ही बना देते हैं, सिग्मा स्टार 2s के लिए जब मैं बनाऊंगा तो स्टार का मतलब होता है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, तो कैसा होगा, सपोज इस टाइप का होगा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये आपस में मिलेगा, यही रहता है, तो ये जब आपस में मिलता है तो इस टाइप का आपको बनाएगा, आप लोगों ने ऑर्बिटल डायग्राम्स देखे होंगे, तो इस टाइप का आपको बनाता है, और इसका एक प्लेन, ये प्लस हो गया आपका माइनस हो गया, तो एक प्लेन इस इंटरन्यूक्लियर, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस चल रही है, इसके क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, तो ये आपका एक नोडल प्लेन है, ये आपका क्या है नोडल प्लेन। तो इसके केस में कितना नोडल प्लेन आता है, एक नोडल प्लेन आता है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर, किस केस में, सिग्मा स्टार वाले केस में, भले वो 2s हो या 2p हो, नो प्रॉब्लम, या 1s हो, ठीक है, सिग्मा स्टार अगर होगा ऑर्बिटल कोई सा भी हो, 1s 2s 2p, एक नोडल प्लेन होगा परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है, ओके। पाई की बात करते हैं, सपोज आपके पास दे रखा है पाई 2px, तो पाई 2px में कितना होंगे, तो पाई 2px क्या होगा, तो देखो यहाँ स्टार नहीं है, तो मतलब ये कौन सा है आपका बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं, 2p के, p का आपको शेप पता है डंबल होता है, इस टाइप का होगा, प्लस माइनस कंबाइन होंगे जब ये आपस में क्या बनेंगे, इस टाइप का बनेगा, प्लस माइनस, ठीक है, तो इसको तुम इस तरीके से बना सकते हो, इधर क्या आ जाएगी प्लस वाला और इधर क्या आ जाएगा आपका माइनस वाला, तो देखो आपको एक ही यहाँ पर केवल आपको एक नोडल प्लेन दिखाई दे रहा है, एक नोडल प्लेन दिखाई दे रहा है, केवल ये वाला जो है, दिस इज योर नोडल प्लेन, ये आपका नोडल प्लेन है, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं हम, पाई ओवरलैपिंग बॉन्डिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पाई ओवरलैपिंग हो रही है, किस केस में, वो पाई ओवरलैपिंग बॉन्डिंग के केस में पाई ओवरलैपिंग हो रही है, इतनी बात समझ आ गई, ओके। तो देखो पाई 2px का कितने हो गए, एक ही नोडल प्लेन होगा, एक नोडल प्लेन, इसका लिख देता हूँ, इसके आगे इसका एक नोडल प्लेन, सिग्मा स्टार 2s का कितना होगा, 1 नोडल प्लेन, सो पाई 2py का भी क्या होगा, सेम टू सेम होगा, बस ये अगर मैंने x डायरेक्शन में बनाया तो पाई 2py में क्या होगा, y डायरेक्शन में होगा, सेम होगा, दोबारा नहीं बना रहा। पाई स्टार 2px का देख लेते हैं, तो पाई स्टार 2px क्या है, ये आपका स्टार है, तो स्टार मतलब क्या आपका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल का मतलब क्या है, इस तरीके से होता है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, अंतर देखो,
बॉन्डिंग प्लस माइनस प्लस 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 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस एंटी बॉन्डिंग कंबाइन होगा, कैसे बनेगा, इस टाइप का बनेगा, प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो जब इसको हम देखते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल में, तो हमें थोड़ा इस टाइप का देखने को ही मिलता है। जब आप इसको देखोगे माइक्रोस्कोपिक लेवल में, तो हमें थोड़ा ये इस टाइप का देखने को मिलता है। ये हो गया प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस। तो देखो इस बार आपको एक ऑर्बिटल ये वाला नोडल प्लेन एक ये वाला दिख रहा है और एक नोडल प्लेन आपको ये वाला दिख रहा है। तो यहाँ पर एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो यहाँ पर हमें कितने नोडल प्लेन्स दिखते हैं, 2 नोडल प्लेन्स दिखते हैं, 2 नोडल प्लेन्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होंगे, हमारे 2 नोडल प्लेन्स होंगे और इसको मैं क्या बोलता हूँ, पाई ओवरलैपिंग एंटी बॉन्डिंग, इसको मैं बोलता हूँ पाई ओवरलैपिंग एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटी सी मैंने समरी दे दी आपको, तो आप लोग को ध्यान रखना है। और अच्छा, तो सिग्मा स्टार में, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में एक नोडल प्लेन, पाई बॉन्डिंग में एक नोडल प्लेन, पाई एंटी बॉन्डिंग में 2 नोडल प्लेन। सिग्मा नॉर्मल क्या होगा, सिग्मा बॉन्डिंग में इसको हटा लेते हैं, सपोज सिग्मा एंटी बॉन्डिंग था, सिग्मा बॉन्डिंग होगा सपोज, तो सिग्मा बॉन्डिंग में 0 होता है। ठीक है, डायरेक्ट याद रखो, सिग्मा बॉन्डिंग में 0 होता है। तो यहां से क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट भी समझना है और साथ ही साथ समरी भी ध्यान रखो। समरी ध्यान रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सिग्मा बॉन्डिंग 0 नोडल प्लेन, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। अब एंटी बॉन्डिंग कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी 2s 2p, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1 नोडल प्लेन, पाई बॉन्डिंग 1 नोडल प्लेन, पाई एंटी बॉन्डिंग 2 नोडल प्लेन। बस ये जो 4 चीजें बोली ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है 2 नोडल प्लेन्स किसमें है, तो 2 नोडल प्लेन्स आपको दिखे गए किसमें है, एंटी बॉन्डिंग में है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px में आपके 2 नोडल प्लेन्स हैं। क्लियर है, ओके। तो आपको समरी ध्यान रखनी है। समरी चलो मैं लिख भी देता हूँ एक बार, फिर से समरी लिख देते हैं। सिग्मा बॉन्डिंग, दूसरा क्या है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग और पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, सिग्मा बॉन्डिंग में कितने थे 0, पाई इसमें कितने थे, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में 1, पाई में कितने थे 1 और एंटी बॉन्डिंग पाई में कितने थे 2 नोडल प्लेन्स। ठीक है, तो ऐसे याद रखना आप लोग। नाउ लास्ट क्वेश्चन है 25th क्वेश्चन है। इसके बाद 5 क्वेश्चन और करने हैं। 25th क्वेश्चन है नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एच सबशेल। तो एच सबशेल में कितने ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, एच सबशेल में तो ये एल के फॉर्म में भी हम बता सकते हैं, एल के रिस्पेक्ट में भी एक फॉर्मूला होता है, पर एक जनरल में आपको सिखाता हूँ। तो देखो आप लोगों ने एस पी डी एफ सुना था। एस में कितने ऑर्बिटल थे, याद करो, एस में थे 1 ऑर्बिटल। पी में कितने, भाई एक डब्बा बनाते थे ना, पी में कितने बनाते थे, 3 डब्बे बनाते थे, पीछे देखा था। तो एस में कितने ऑर्बिटल थे 1, पी में कितने थे 3, डी में कितने थे यस 5, एफ में कितने थे, मैंने बताया था 80 चल रही है 1 3 5, तो एफ में कितने होंगे 7। तो बस एफ के बाद क्या होगा जी, जी के बाद क्या होगा एच, तो जी में कितना होगा 7 के बाद क्या आएगा 9 और एच में कितना होगा 9 के बाद क्या आएगा 11। तो डायरेक्टली आप बता सकते हो कितने ऑर्बिटल्स हैं आपके पास, 11 ऑर्बिटल्स हैं। क्लियर है, तो इस तरीके से छोटे छोटे, क्योंकि ये पूरा एक सबशेल है, याद करो मैंने बताया था दिस इज सबशेल, और एक सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं 3, डी में होते हैं 5 डब्बे होते हैं, पीछे कॉन्सेप्ट सिखा चुके हैं सेकंड पार्ट के अंदर। ठीक है, तो बस आप चलो एस में 1 है, पी में 3 होते हैं, डी में 5 होते हैं, एफ में 7 होते हैं, तो उसके आगे जी और एच लिखो। तो जी में कितने होंगे 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, तो एच में कितने हो गए 11 ऑर्बिटल्स हो गए। ठीक है, तो ये हो गया आपके 5 क्वेश्चन। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चन के साथ। सो हम 5 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, ये सारे के सारे क्वेश्चंस क्वांटम नंबर पे बेस्ड हैं। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वांटम नंबर्स का। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर से नीट के अंदर क्वांटम नंबर्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनफैक्ट जेई में भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर जेई के भी काफी क्वेश्चन इस क्वांटम नंबर से बने हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि क्वांटम नंबर्स क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन बहुत इजीली कर लेंगे। तो चलो, तो सबसे पहले समझते हैं कि क्वांटम नंबर्स क्या होता है। क्वांटम नंबर्स, ठीक है, इसको मैं शॉर्ट में क्यूएन बोल दूंगा, कहीं पर भी शॉर्ट में क्यूएन बोलूँ तो समझ जाना कि क्वांटम नंबर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है,
तो सबसे पहली बात कि क्वांटम नंबर्स होता क्या है। तो क्वांटम नंबर क्या होता है, इट इज अ, बोल देता हूँ छोटी सी एक डेफिनेशन लिख देता हूँ, इट इज अ सेट ऑफ डिजिट्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ हम डिजिट्स का यूज करते हैं, उन्हीं डिजिट्स के सेट को हम क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर, या फिर कह सकते हो यूज टू आइडेंटिफाई द एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, थोड़ा बढ़िया लग रहा है बोलने में कि एड्रेस बता रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन को एड्रेस बताने के लिए जिन डिजिट्स के सेट का यूज करते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, ये 4 टाइप का होता है। पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 4 टाइप के ऊपर बारे में बात करते हैं। पहले मैं बात करता हूँ एक छोटा सा एग्जांपल की। एड्रेस हमने बात करी है, जनरल वर्ड का यूज करें, तो इसका एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे सपोज एक सिंपल सा है क्वेश्चन में बात कर रहा हूँ, एक एग्जांपल है। सपोज तुम्हें मेरा एड्रेस बताना है कि सर वैभव सर कहाँ पर रहते हैं। ठीक है, तो चलो मैं बताता हूँ कि मैं पुणे में रहता हूँ। ठीक है, मैंने बताया मैं पुणे में रहता हूँ, सपोज मैं रह रहा हूँ पुणे में। तो बताओ अब तुम्हें मुझे ढूंढना है कि वैभव सर को हम ढूंढेंगे, तो बताओ कैसे ढूंढोगे, पुणे में आके ढूंढ लोगे क्या, नहीं ढूंढ पाओगे, पुणे तो इतना बड़ा है, कैसे ढूंढोगे। तो पुणे के अंदर बहुत सारी एरियाज हैं। अब जो पुणे से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट्स, उनको तो एरिया जो मैं लिखूंगा उनको पता ही होगा, जो नहीं करते हैं कोई बात नहीं, तुम्हारे वहां भी कहीं ना कहीं एरिया होते हैं कुछ ना कुछ। तो एक जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं, तो पुणे की 2-3 एरिया में लिख रहा हूँ। एक सपोज हो गया FC रोड, ठीक है, एक डेक्कन हो गया, एक आपका विमान नगर हो गया, विमान नगर, और एक आपका कोथरूड हो गया। ठीक है, मैंने 4 एरिया लिख दिए पुणे के अंदर जो पढ़ते हैं। एरिया तो अभी बहुत सारे, जस्ट एग्जांपल दे रहे हैं। ओके, तो पुणे के अंदर इतने सारे हैं, अभी भी तुम मुझे ढूंढ नहीं पाओगे। अब मैं बोलता हूँ सपोज मैं डेक्कन में रहता हूँ, कहाँ रहता हूँ, डेक्कन के पास रहता हूँ। तो अब देखो, अब क्या करोगे तुम, यहाँ और यहाँ तो जाओगे नहीं, क्योंकि अब मैंने बता दिया कि पुणे के अंदर डेक्कन में रहता हूँ मैं, तुम डेक्कन के पास आओगे। पर अब प्रॉब्लम अभी भी है हमारे सामने, क्योंकि डेक्कन में बहुत सारी सोसाइटीज हैं, बात समझ लो। जैसे स्टारगेज सोसाइटी हो गई, स्टारगेज सोसाइटी, आपके पास रेनबो सोसाइटी हो गई, ठीक है, और आपके पास सपोज पेबल सोसाइटी हो गई। ठीक है, तो हमारे पास डेक्कन के अंदर भी 2-3 सोसाइटीज है, स्टारगेज सोसाइटी हो गई, रेनबो सोसाइटीज हो गई, पेबल सोसाइटी हो गई। तो अब बताओ मैं कहाँ रहता हूँ। तो सपोज मैंने बताया कि भाई मैं स्टारगेज के अंदर रहता हूँ। ठीक है, तो देखो जो हमारी सिचुएशन थी, हमारी प्रॉब्लम थी कि तुम्हें मुझे खोजना था, वैभव सर के घर आना है तुमने, तो पुणे में मुझे बताना पड़ेगा कहाँ रहता हूँ, डेक्कन में बताना पड़ेगा कौन सी सोसाइटी में रहता हूँ। अभी भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, क्योंकि इस सोसाइटी के अंदर भी बहुत सारे घर होते हैं, बहुत सारे फ्लैट्स होंगे। तो अब सब फ्लैट में जाके घंटियां तो बजाओगे नहीं कि वैभव सर क्या है हमारे, है ना। तो क्या करोगे, मुझे एक नंबर बताना पड़ेगा। तो अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि भैया मैं फ्लैट नंबर 50 में रहता हूँ। तो जैसे ही मैंने बताया तुम्हें फ्लैट नंबर 50 में है, अब तुम डायरेक्टली मेरे घर आके बोलोगे सर आ गए हम, ऐसे बोलोगे। तो यही होगा, पुणे के अंदर डेक्कन में आओगे, डेक्कन के अंदर स्टारगेज सोसाइटी में आओगे, और स्टारगेज के अंदर जो फ्लैट नंबर 50 है वो मेरा घर है, तो वहां पर आके तुम बोलोगे हाय सर। ठीक है, तो मेरा एड्रेस बताने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें 1 2 3 4 कम से कम 4 चीजें चाहिए, तभी तुम मेरे घर तक पहुंचोगे। वैसे ही इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को बताने के लिए भी कम से कम 4 चीजें चाहिए होती हैं। उन्हीं 4 चीजों को हम बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। उन्हीं 4 चीजों को क्या बोलते हैं हम, क्वांटम नंबर्स। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। कितने टाइप का क्वांटम नंबर्स होता है, मैं इसको बिठा देता हूं। तो हमारा 4 टाइप का क्वांटम नंबर्स होता है। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरा है मेरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड फोर्थ है मेरा स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, इसको मैं n से डिनोट करता हूं, इसको मैं l से डिनोट करता हूं, इसको m से और इसको s से डिनोट करता हूं। 4 टाइप का मेरे पास क्वांटम नंबर्स है। अब जैसे मैं एग्जांपल दिया था मैंने पिछला अपना एड्रेस बताने का, वैसे ही चलो इसके रिस्पेक्ट में एग्जांपल देता हूं मैं। तो देखो, अगर मैं तुमसे बोलूं भाई मैं एक 4th शेल का इलेक्ट्रॉन है उसकी बात कर रहा हूं, तो जरा बताओ 4th शेल के इलेक्ट्रॉन को तुम पहचान पाओगे क्या। अभी तक हम पढ़ चुके हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत सारा, तो डेफिनेटली नहीं पहचान पाओगे। क्यों, क्योंकि 4th शेल के अंदर तुम लोग जानते हो, ये मैंने बताया था, जितना नंबर का शेल होता है उसमें उतने क्या होते हैं, सब शेल होते हैं। वेरी गुड।
4 के अंदर क्या होगा, 4s भी होगा, 4p भी होगा, 4d भी होगा, 4f भी होगा। 4 नंबर का शेल है तो इसके अंदर कितने सब शेल होंगे, 4 सब शेल होंगे, ये बताया था पीछे। अभी भी देखो कौन से इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, मैंने कुछ बताया नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। चलो मैं बोलता हूँ कि चलो मैं 4p के इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ, तो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हमारी। पर 4p के अंदर जब जाओगे तो पता है तुम्हें p के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py, pz। अब बताओ कौन से इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तब फिर मुझे और अंदर जाना पड़ेगा, तो मुझे बोलना पड़ेगा कि भाई मैं pz के एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। यहाँ तक पहुंच गए। तो देखो अब pz में भी दो प्रॉब्लम है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको बताया था मैंने, हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। तुम अपर स्पिन वाले ऑर्बिटल की बात कर रहे हो या फिर लोअर स्पिन वाले की बात कर रहे हो, तो यहाँ पर भी मुझे बताना पड़ेगा कि मैं भाई अपर वाले की बात कर रहा हूँ। तब जाकर के तुम यहाँ से यहाँ पहुंच पाए, तुमने ये इलेक्ट्रॉन पहचाना कि भाई 4 शेल के अंदर 4 शेल के अंदर p सब शेल में pz ऑर्बिटल के अंदर अपर स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे थे, और इसी को कहते हैं एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन या क्वांटम नंबर्स। ये आपका डिनोट करता है n को, पहला वाला, दूसरे वाले डिनोट करते हैं, ये आपका डिनोट करता है l को, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, सॉरी एजिमुथल क्वांटम नंबर, ये डिनोट करता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को, और ये डिनोट करता है स्पिन क्वांटम नंबर को। आगे बात समझ में, और इस तरीके से तुम क्या निकाल दोगे, जिस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन तक हम पहुंच जाएंगे। इतनी बात क्लियर है। तो अब थोड़ा थोड़ा इनको डिटेल में और समझ लेते हैं ताकि क्वेश्चंस करने में थोड़ी आसानी हो जाए आपको। सबसे पहली बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। पहला था हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है आपका, जो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा रिप्रेजेंट करता है मेन शेल। क्या रिप्रेजेंट करता है, सबसे पहली बात मेन शेल रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारे इट विल गिव द आइडिया अबाउट एनर्जीज के बारे में बताता है कि कौन सी एनर्जी है। डेफिनेटली आप लोगों को पता है शेल्स की एनर्जी चेंज करती है, तो अगर शेल बताएगा तो डेफिनेटली एनर्जी बताएगा, ठीक है। मेन शेल बताता है और रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको एन से। एन वैसे भी आपने बहुत पीछे सुना है, फोर्स की थ्योरी के अंदर भी सुना होगा, जिसको हम ऑर्बिट बोल रहे थे अभी तक, है ना, वही है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ऑर्बिट बोलो, शेल बोलो, सब चलता है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। तो क्या बता रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बता रहा है मेन शेल और एनर्जी के बारे में। ये मेन ध्यान रखना, ये इट विल टेल यू अबाउट द शेल, ठीक है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं किसी भी ऑर्बिट के अंदर, इन ऑर्बिट या फिर इन शेल कितने होते हैं, तो ये आपको पता है 2n स्क्वायर होते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं किसी भी ऑर्बिट के अंदर, 2n स्क्वायर्स होते हैं, ठीक है। ऑर्बिटल के अंदर कितने होते हैं, 2 होते हैं। ध्यान रखना, ऑर्बिटल हम ऐसे डिनोट करते हैं, किसी भी ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं, 2, चाहे वो 4s हो, चाहे 4p हो, कोई सा भी ऑर्बिटल हो, सॉरी मतलब ऑर्बिटल तो एक ही होगा ना, जो 4p है, 4p तो पूरा सबशेल भी होता है, ये सबशेल की बात नहीं कर रहे हैं, ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, ओके। तो पर यहां पर हमने किसकी बात करी है, ऑर्बिट की बात करी है। ऑर्बिट में कितने होंगे, 2n स्क्वायर, ठीक है, ओके। इसके लिए इतना काफी। सेकेंड है आपके पास एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, L से। ये क्या बताता है, ये आपको बताता है सबशेल के बारे में। इट विल टेल यू अबाउट द सबशेल, ये सबशेल क्या है। और एक चीज और, एजीमुथल क्वांटम नंबर सबशेल आपको पता है कौन कौन से होते हैं, s p d f, इन सबको सबशेल बोलते हैं, ऑर्बिटल्स भी बोलते हैं इनको, सबशेल भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है L की वैल्यू। तो L की वैल्यू क्या होती है, 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। और 0 किसके लिए होती है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। S के लिए, S सबशेल के लिए L की वैल्यू होती है 0, P सबशेल के लिए होती है 1, D सबशेल के लिए होती है 2, F सबशेल के लिए होती है 3 एंड सो ऑन, चलते रहेगी, G होगा, H होगा, बढ़ते रहेगी आगे, ठीक है। S सबशेल के लिए L की वैल्यू 0, P सबशेल के लिए L की वैल्यू 1, D के लिए L की वैल्यू 2, F के लिए L की वैल्यू 3। ये सब जने याद रखेंगे, ठीक है, काम थोड़ा आसान हो जाएगा। इतनी बात समझ आ गई। एक चीज और, जैसे जैसे L की वैल्यू बढ़ती रहती है, एनर्जी भी बढ़ती रहती है, ठीक है। मैं लिख देता हूं मैं इस पॉइंट को, ये भी इसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन बना है 1-2 बार। एनर्जी ऑफ सबशेल is directly proportional to is increase with increasing value of L। मतलब जितना L बढ़ता रहेगा
सबशेल की वैल्यू भी एनर्जी भी बढ़ती रहेगी। मतलब देखो SPDF है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी कौन से सबशेल की होगी, तो एल की वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी है 3 की, तो इसकी सबसे ज्यादा होगी, फिर इसकी होगी, सबसे कम होगी एस की। ठीक है, एनर्जी ऑफ सबशेल इज इंक्रीज विद इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एल। जितनी एल की वैल्यू बढ़ती रहेगी एनर्जी ऑफ सबशेल भी बढ़ती रहेगी। ठीक है, ओके मार्कर चेंज कर लेते हैं। इतनी बात क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये एजिमुथल क्वांटम नंबर की कहानी होगी। एजिमुथल क्वांटम नंबर से हम क्या निकाल सकते हैं, और भी एक दो कैलकुलेशंस कर सकते हैं। हम निकाल सकते हैं कि कितने ऑर्बिट्स होंगे, ये लिख देता हूं ध्यान से देखो, ऑर्बिट्स या ऑर्बिटल्स, ऑर्बिट्स नहीं ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन सबशेल। किसी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, 2l+1, ये एक फॉर्मूला है, इसका यूज करके हम ऑर्बिटल्स निकाल सकते हैं किसी भी सबशेल के अंदर। जैसे सपोज आप लोग को पता है p के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3, पीछे बता रहा क्या, इसको इस फॉर्मूले से निकालो। तो देखो p के लिए निकालना है हमने ऑर्बिटल प्रेजेंट इन सबशेल, तो p सबशेल में देखना है कितने ऑर्बिटल है, तो l की वैल्यू क्या पुट करेंगे, l की वैल्यू p के लिए क्या है 1 है, तो 1 पुट करोगे, देखो 2 1 जा 2 + 1 3 होते हैं, हमें पता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम ऑर्बिटल्स भी निकाल सकते हैं किसी भी सबशेल के लिए। डी के लिए निकालना है, डी के लिए वैसे तुम्हें पता है कितने होते हैं, यस 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, निकालो। l की वैल्यू पुट करो, l की वैल्यू क्या है 2, तो 2 पुट करोगे, 2 2 जा 4, 4 + 1 5, देखो 5 आ गया। ठीक है, यहां से एक और फॉर्मूला लिख सकता हूं मैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ सबशेल। सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो भाई तुम जानते हो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो अगर ऑर्बिटल में इतने हैं, अभी हमने देखा फॉर्मूला सबशेल के अंदर अगर इतने ऑर्बिटल हैं तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है, 2 × 12 + 1। क्लियर है? ओके, नाउ इतनी बात समझ आ गई, तो ये आप नोट कर लेना है, फॉर्मुलेस भी नोट कर लेना, कभी कभी इनको फॉर्मुलेस पे ही डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने एजिमुथल क्वांटम नंबर्स की बात कर ली, एजिमुथल क्वांटम नंबर्स के बाद आगे बात करेंगे। एक है हमारे पास एजिमुथल क्वांटम नंबर्स का यूज करके हम एक और चीज एंगुलर मोमेंटम भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या निकाल सकते हैं हम, ऑर्बिटल एंगुलर एंगुलर मोमेंटम भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है, हमारा फॉर्मूला होता है h/2π√L(L+1). ये हमारा होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। तो बाय यूजिंग एजिमुथल क्वांटम नंबर, देखो एल की वैल्यू आपको पता है, एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है, इसका यूज करके हम आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी निकाल लेते हैं। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ एल कहां से कहां तक लाई करती है, अगर हम n के रेस्पेक्ट में देखें तो 0 to n-1 लाई करती है। इस चीज का आप लोग सबसे ज्यादा ध्यान रखेंगे, जो एल की वैल्यू होती है कहां से कहां तक लाई करती है, 0 to n-1। ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनता है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मतलब अगर सपोज n की वैल्यू क्या होगी 3 होगी, सपोज n की वैल्यू क्या होगी 3 होगी, तो बताओ उसके कॉरेस्पॉन्डिंग l की वैल्यू क्या क्या होगी 0 से n-1, तो l की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है। देखो n-1 2 ही होगा ना, 3-1 करोगे 2, तो ये 3 वैल्यू हो सकती है किसकी, l की। क्लियर है? एक चीज और मैंने बोली थी आपको, जितने नंबर का शेल होता है उसमें उतने सब शेल होते हैं। देखो देखो कितने शेल दिख रहे हैं, 3rd नंबर का शेल, तो सब शेल कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए, तो 3 दिख ही ना, देखो 1 2 3, तो यहाँ से भी सेटिस्फाई होती है वो कहानी जो हमने पहले पार्ट्स के अंदर बोली थी आपको। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान रखना, जो एल की वैल्यू होती है 0 to n-1 लाई करती है। ओके, नाउ थर्ड है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम m से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये आपका बताता है ऑर्बिटल्स, ये आपका क्या बताता है, ऑर्बिटल्स। कौन से ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, जैसे प्रिंसिपल ने बताया आपका शेल, आपका एजिमुथल ने बताया आपका सबशेल, अंदर आते जा रहे हैं, मैग्नेटिक बताएगा आपको ऑर्बिटल्स। कौन से ऑर्बिटल की बात कर रहे हो, और वैल्यू क्या होगी इसकी, वैल्यू ऑफ m कहां से कहां तक लाई करेगी, ये करेगी -L to +L। ठीक है, इसके लिए ये भी आपको ध्यान रखना है, वैल्यू ऑफ m कहां से कहां तक लाई करेगी, -L से +L। जैसे सपोज आपके पास कोई है, आपके पास p है, ठीक है, तो l की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। अगर बाय द वे l की वैल्यू 1 होगी तो l की 1 का मतलब क्या है, कौन सा सबशेल है, p है, p के लिए तो होती है 1 वैल्यू l के लिए, पीछे देखना।
पी है तो पी का मतलब क्या होगा, 3 ऑर्बिटल होंगे ना, तो इन ऑर्बिटल्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, m की वैल्यू कहां से लाई करेगी, प्लस एल माइनस एल टू प्लस एल, मतलब -1 टू +1, मतलब -1 0 +1। तो जो वैल्यू रहती है इसकी -1 होगी, इसकी 0 होगी, इसकी क्या होगी, +1 होगी। तो इस तरीके से ये m की वैल्यू डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। ठीक है, इस ऑर्बिटल को समझते हो, px बोलते हैं, py बोलते हैं, pz बोलते हैं। अभी इन तीनों की एनर्जी सेम है, ठीक है, तो इनको हम डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स भी बोलते हैं। ये भी ध्यान रखना आप लोगों ने, एक नया वर्ड बता रहा हूं, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स इसको कहा जाता है जिसकी हैविंग सेम एनर्जी। ठीक है, जब तक ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम रहती है तो उन ऑर्बिटल्स को हम क्या बोलते हैं, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर एग्जांपल में बात करूं, अगर मैं एग्जांपल बोलूं, अगर मेरी एल की वैल्यू 2 है, ठीक है, तो एल की वैल्यू 2 है तो एम की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, -l टू +l, मतलब -2 -1 0 +1 +2। और तुम जानते भी हो एल की वैल्यू अगर 2 है तो कौन सा सबशेल होगा, यस डी सबशेल होगा। डी की बात करिए, है ना, डी के लिए कितने होते हैं हमारे, 5 ही होते हैं, 1 2 3 4 5। तो देखो क्या क्या होगी, -2 -1 0 +1 +2। तो इस तरीके से ये अरेंज्ड है। ये बात समझ आ गई सबको? ओके, तो ये आपकी होगी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू। कहां से कहां तक होता है। फोर्थ है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर क्या बात है, इट विल टेल यू द स्पिन, क्या बताते हैं, स्पिन और रोटेशन ऑन एक्सिस में। जब इलेक्ट्रॉन घूमता है एक्सिस के चारों तरफ, एक्सिस के अक्रॉस रोटेशन करता है, तो क्या होगी रोटेशन या स्पिन, उसी को बोलते हैं हम स्पिन क्वांटम नंबर। इसको हम डिनोट करते हैं एस से डिनोट करते हैं। इतनी बात समझ आ गई। इसको डिनोट क्या किससे किया जाता है, हमारा एस से डिनोट किया जाता है। और स्पिन क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है क्या होती है, हाफ होती है। स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यूज क्या होती है, हाफ। और जैसे आपने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकाला है, ऐसे आप क्या निकाल सकते हो, स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी निकाल सकते हो। स्पिन एंगुलर मोमेंटम कितना होता है आपका, सेम टू सेम यही होता है, बस L की जगह आ जाएगा S आ जाएगा। तो क्या होगा, h/2π√S+1। समझ लो, जैसा ये L+1 है वैसे ही हो जाएगा SS+1। दिस इज द स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अच्छा, अभी कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर हमने तो +½ और -½ देखा है ना, ये लग रहा है किसी को, कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर हमने इसको मिटा देता हूं ऊपर वाले को। ठीक है, कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर हमने तो इसकी वैल्यू +½ या -½ देखी हुई है ना। ठीक है, वो बहुत सही चीज है जो +½ -½ है, वो एक्चुअली क्या है, बहुत सारी जगह वो स्पिन क्वांटम नंबर का ही पार्ट है, पर उसको हम अलग से बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पिन प्रोजेक्शन। उसको क्या बोला जाता है, स्पिन प्रोजेक्शन बोला जाता है, जिसको हम ms से डिनोट करते हैं। ये होता है आपका +½ एंड -½ दैट इज क्लॉकवाइज, या इसको स्पिन अप बोला जाता है, और इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, जिसको हम स्पिन डाउन बोलते हैं। इतनी बात समझ आ गई। तो +½ -½ हम स्पिन क्वांटम नंबर को बोलते हैं एक्चुअल में। ठीक है, वो सही है वैसे तो, नो प्रॉब्लम, पर अगर आप डिटेल्स में जाना चाहो तो डिटेलिंग उसकी ये सही नहीं है, दिस इज द करेक्ट। उसको हम स्पिन प्रोजेक्शन बोलते हैं, जो कि +½ या -½ लिखा रहता है क्वेश्चंस के अंदर या बुक्स के अंदर। दिस इज नॉट ए स्पिन क्वांटम नंबर, दिस इज एक्चुअली स्पिन प्रोजेक्शन क्वांटम नंबर। ये भी एक क्वांटम नंबर का ही पार्ट है, सब पार्ट है कह सकते हो। ठीक है, पर कोई बात नहीं, आप लोग +½ -½ भी अगर स्पिन क्वांटम नंबर को बोलते हो तो सही है, वो वैलिड ही है। ठीक है, पर ध्यान रखना अगर डिटेल्स में जाना है तो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू केवल हाफ होती है, +½ -½ नहीं होती है। +½ -½ किसकी वैल्यू होती है, आपकी स्पिन प्रोजेक्शन की वैल्यूज होती हैं, +½ और -½ ठीक है। और एक चीज और, तो मैक्सिमम स्पिन कितना करेगा, इसको भी मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। तो मैक्सिमम, यहां पर एक और फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, मैक्सिमम स्पिन ऑफ एटम, किसी भी एटम की मैक्सिमम स्पिन कितनी होगी, तो 1/2 तो वैल्यू है स्पिन की, इनटू टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एक ये वाला फॉर्मूला भी आ गया आपके सामने। हाफ होती है स्पिन की वैल्यू, तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगी कि उस एटम में मैक्सिमम स्पिन कितनी है। ठीक है, तो ये आपकी छोटी सी समरी हो गई आपकी
क्वांटम नंबर्स के बेसिस में कि n क्या होता है, l क्या होता है, m क्या होता है, s या फिर ms क्या होता है। ठीक है, फिलहाल हम s और ms को सेम ही मान के चल रहे हैं, पर डिटेल्स में जाओगे तो ये और ये डिफरेंट है। ठीक है, चलो अब करते हैं क्वेश्चंस। इतनी बात क्लियर है सभी को? अब करते हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस क्या कहता है, क्वेश्चंस में मेन चीज आपको ध्यान रखना है n का, l का, m का और उनकी वैल्यूज का। जैसे सपोज ये सबसे मेन चीज है, यहाँ लिख देता हूं मैं। n जो भी होगा, l कहां से कहां तक होगा, l होगा 0 to n-1, और अगर l इतना होगा तो m कितना होता है, m l में डिपेंड करता है, -l to +l, और s जनरली हम +½ या -½ कुछ भी बोल देते हैं, दोनों चलेगा। ठीक है, ये हमारा बेस है, ये आपको ध्यान रखना है। और फॉर्मूलेज वगैरह बीच में मैंने बताया है, वो भी आप लोग नोट कर लेना बाद में। ओके, तो अब करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 26 कहता है आपका, विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर आर नॉट पॉसिबल, कौन सा सेट पॉसिबल नहीं है। अच्छा, एक बात और, कि आपको कुछ नहीं लिखा है कि n m l क्या है, तो मान के चलना है। सबसे पहला जो गिवन होगा वो क्या होगा, n होगा, दूसरा होगा l, तीसरा होगा m और चौथा होगा s। ठीक है, जिस स्टेप में पढ़ाया मैंने, जिस स्टेप्स में पढ़ाया उसी स्टेप्स में क्वेश्चन में गिवन होती है वैल्यू। ठीक है, पहला n होता है, दूसरा l, m और s। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं। पहला बताओ n की वैल्यू 3, n की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, n की वैल्यू एनीथिंग, n क्या हो सकता है आपका, एनीथिंग बट नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होगा, बस एनीथिंग एक्सेप्ट 0, एक्सेप्ट 0 लिख देता हूं। ठीक है, n कुछ भी हो सकता है 0 को छोड़ के, क्योंकि 0 शेल होगा तो 0 शेल थोड़ा होगा, फिर इलेक्ट्रॉन कहां रखोगे, है ना। 0 को छोड़ के एक्सेप्ट 0, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो n की वैल्यू 3 हो सकती है, यस 3 हो सकती है। l की वैल्यू पहले लिख देता हूं +½ तो देखो n की वैल्यू 3 हो सकती है, l की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, 0 to n-1, मतलब 0 1 to n-1, तो 2 भी हो सकती है। और अगर l 2 होगा तो m क्या होगा, m क्या होगा, -l से +l, तो -2 -1 0 +1 +2 तो 0 भी होगा। और s तो कुछ भी हो सकता है, +± मतलब ये आपका करेक्ट सेट है। आई बात समझ में? सेकंड चेक करो, b क्या बोल रहा है, 2 2 1 +½ तो देखो n की वैल्यू 2 हो सकती है, बिल्कुल। अगर n की वैल्यू 2 है तो क्या l की वैल्यू 2 हो सकती है क्या, तो l की वैल्यू बोलिए 0 to n-1, मतलब क्या हो सकती है, या तो 0 हो सकती है या तो 1 हो सकती है, 2 तो नहीं हो सकती, है ना। तो यही आपका गलत हो गया, तो ये गलत हो गया, तो यही सेट पॉसिबल नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आपसे बोल रहा है कौन सा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, थर्ड चेक करो, थर्ड भी एक बार चेक कर लेता हूं मैं, 1 0 0 -½ तो देखो 1 हो सकती है। अगर 1 हो सकती है तो l की वैल्यू 0 हो सकती है n-1 तक, और ये 0 होगा तो ये भी 0 होगा, ये -½ हो ही सकता है। फोर्थ भी चेक कर लो, 3 2 -2 -½ तो अगर ये 3 तो हो ही सकता है, 3 अगर होगा तो 2 हो सकता है क्या, बिल्कुल। 0 to n-1 तो 2 तो हो सकता है, 3 -1 2, 2 होगा तो ये कहां से कहां तक लाई करेगा, -l to +l, तो 2 होगा तो -2 से +2 तो -2 भी हो सकता है, और ये -½ तो हो ही सकता है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती लास्ट वाले में, चाहे +½ -½ कुछ भी लिखा हो तो होता ही होता है, मतलब फोर्थ भी सही है। तो सेकंड गलत है, वही आपका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इस चीज का ध्यान रखोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल विद l = 3 एंड l = 4। ठीक है, l की वैल्यू 3 बोल दी और m की वैल्यू क्या बोली है, 4। आपको बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहली बात तो n में इलेक्ट्रॉन डिपेंड करते ही नहीं है, तो n की कुछ भी वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एलिमेंट देखो, तो जरा बताओ, अगर l की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू अगर 3 है तो क्या होगा, आपको पता है 0 1 2 3, ये क्या होता है, s p d f, ये होता है ना। तो अगर l की वैल्यू 3 है तो कौन से सबशेल की बात कर रहे हैं, f सबशेल की बात कर रहे हैं। और f सबशेल में कितने, सॉरी 1 2 3 4 5, f सबशेल में 2 3 4 5 6, f सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 7, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। या फिर एक मैंने फॉर्मूला भी बताया था इलेक्ट्रॉन्स का, सबशेल के अंदर क्या था, 2 × 12 + 1, पीछे बताया था मैंने। तो l की वैल्यू क्या है आपको, 3 है, तो इसकी वैल्यू 3 पुट करोगे, 2 × 3 + 1 तो कितना आएगा, 6 + 1 7, तो 7 × 14, तो इस फॉर्मूले से भी आ जाएगा आपका। तो फॉर्मूला लगाओ या कॉन्सेप्ट लगाओ, दोनों से बन जाएगा। ठीक है, यहाँ समझ आया। थर्ड 3 है तो और सबशेल कौन सा होगा, f, और तुम्हें पता है s में 1 होता है, p में 3 होता है, d में 5 होता है, तो f में क्या होगा, 7 होगा। और अगर f में 7 ऑर्बिटल्स होंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, मैक्सिमम 14 होंगे, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं।
या फिर दूसरा ऑप्शन, दूसरा तरीका जो पीछे फॉर्मूला बताया था उसमें एल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो 3, तो आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे सब शेल के अंदर। क्लियर? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ पी इलेक्ट्रॉन इज, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला मैंने लिखा था पीछे, क्या होता है h/2π रूट एल एल प्लस 1, यही था फॉर्मूला, पीछे लिखा था मैंने अभी पढ़ाते टाइम। तो किसके लिए बताना है आपको? पी इलेक्ट्रॉन्स के लिए बताना है, और पी के लिए तुम्हें पता है एल की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, एल है ना, पी के लिए एल की वैल्यू 1 होती है, एस के लिए 0, पी के लिए 1, तो पुट कर दो 2π, कितना हो जाएगा 1 प्लस 1, तो कितना आ गया h/2π, और ये कितना आ गया 1 + 1 2 √2, तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको, h/2π √2 से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट ऑप्शन नहीं दिख रहा तो इसको √2 से मल्टीप्लाई और √2 से अगर डिवाइड कर दोगे तो क्या बन जाएगा h, √2 क्या हो जाएगा आपका 2π, और ये क्या हो जाएगा √2, तो 2 से 2 कट गया तो क्या हो जाएगा h/√2π हो जाएगा। क्लियर है? तो h/√2π, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, द सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ कॉपर इन ग्राउंड स्टेट। कॉपर के लिए आपको बताना है, कॉपर के लिए आपको क्या बताना है, क्वांटम नंबर्स का सेट बताना है। ठीक है, तो डेफिनेटली पहले हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की जरूरत पड़ेगी। और देखो फॉर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कॉपर के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखो। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखने से पहले आपको इसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है कॉपर का 29 होता है। ठीक है, तो 29 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखोगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना मैंने सिखा रखा है, SSP SPS DPS। ठीक है, 1 2 3 4 5 2 3 4 और ये 3। जिसको नहीं पता वो पार्ट 2 देख लो, पार्ट 2 के अंदर मैंने पूरी ट्रिक्स बता दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकालने की। ठीक है, तो ध्यान रखो, वरना आई होप कि आप लोग को अब तो आ ही गई होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकालनी। चलो चेक करते हैं। तो इसका कितना होगा, 29 इलेक्ट्रॉन बनने 2 2 6 2 6 2 और ये कितना हो जाएगा, कितना हो गया देखो 6 7 8 10 20 बचे कितने 9। तो ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होती है जनरल जो हमें लगती है अकॉर्डिंग टू अफबाउस। ठीक है, पर अगेन जैसा क्रोमियम के अंदर मैंने एक्सेप्शन केस बताया था बिकॉज ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड स्टेबिलिटी, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगता है। तो यहाँ पर एक्चुअल में मतलब अफबाउ के अकॉर्डिंग तो ये होनी चाहिए, पर होती क्या है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन देखो ये फुल फील्ड है मतलब स्टेबल है, पर ये ना तो हाफ फील्ड है ना तो फुल फील्ड है, अनस्टेबल है। होता क्या है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ आ जाएगा। जैसे यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ आएगा तो ये क्या बन जाएगा 4s1 और ये क्या बन जाएगा 3d10। तो अब देखो ये भी हाफ फील्ड हो गया और ये फुल फील्ड हो गया, तो इसके कारण ये दोनों क्या हो गया, स्टेबल हो गए। तो टू गेन स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन एस से निकल के डी के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो ये होती है आपकी सबसे पहली बात कॉपर की कॉन्फिगरेशन, ग्राउंड स्टेट कॉन्फिगरेशन। आगे बात समझ में। अब ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फिगरेशन है, अब आपको किसके लिए बतानी है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो बताओ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा, तो गलती यहाँ पर ये कर सकते हैं बच्चे, इसके लिए निकालेंगे, पर नहीं आउटर मोस्ट कौन सा है जरा देखो, आउटर मोस्ट शेल कौन सा है भाई 1 2 3 4 1 2 3 4 4 आउटर मोस्ट शेल है, तो 4 कौन सा है ये वाला है ना, तो हमें इसके लिए पूछा है एक्चुअल में। बात समझ आ रही है, इसका नहीं पूछा क्योंकि आउटर मोस्ट तो वो है। तो क्या होगा, तो देख लो, तो हमें किसकी निकालनी है 4s1 की निकालनी है। तो 4s1 में क्या होगा, n की वैल्यू क्या है 4 दिख ही रही है हमें, l की वैल्यू क्या है s है, तो l क्या होगा 0 होगा, और अगर l 0 होगा तो m क्या होगा -0 से +0 -l से +l, तो m भी 0 होगा। और s क्या होगा, तो फर्स्ट है s1 है, तो 1 पहला क्या भरेगा अकॉर्डिंग टू हुंस रूल, पहले अपर वाली स्पिन का भरा जाता है, तो +½ तो ये आपका हो जाएगा। अपर +½ -½ का ध्यान रखना, अगर अपर वाली की बात करते हैं इसको हम +½ बोलते हैं और लोअर वाले को बोलते हैं तो इसको क्या बोलते हैं -½ बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर s1 है तो पहले इलेक्ट्रॉन तो अपर स्पिन में ही जाता है, तो इसलिए ये क्या +½ 400 +½ तो आपका C हो जाएगा। ठीक है, इतने में डाउट किसी को नहीं, बात समझ आ गई। चलो नाउ लास्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन बोलता था इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाइड बाय द क्वांटम नंबर NNL। ठीक है, आपको क्वांटम नंबर्स दे रखे आपको इलेक्ट्रॉन्स बताने। एक चीज याद करो, जब मैंने अबाउस प्रिंसिपल बताया था वहां पर एक डेफिनेशन और सिखाई थी मैंने, अबाउस प्रिंसिपल। ठीक है, अबाउस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मैंने दो डेफिनेशन बोली थी। पहली डेफिनेशन बोली थी इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ते हैं एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और दूसरी डेफिनेशन बोली थी
इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होते हैं? बाय इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ n प्लस एल। ठीक है, मतलब n प्लस एल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो n प्लस एल क्या होता है अब तुम्हें समझ आएगा इजीली। तो n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड l इज द एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो जिसकी n और l की वैल्यू n प्लस एल की वैल्यू छोटी होगी वहां इलेक्ट्रॉन पहले भरेगा, और जिसकी n प्लस एल की वैल्यू बड़ी होगी वहां इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? बाद में भरेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड, यहाँ लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ n प्लस एल। ये अबव का रूल भी था। ठीक है, पहले चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं, पहले केस 1 बनाता हूं। ठीक है, केस 1 क्या है? इफ n प्लस एल वैल्यूज आर डिफरेंट, ठीक है, n प्लस एल की वैल्यूज क्या होगी? डिफरेंट होगी। देन लोअर n प्लस एल मीन्स lower energy and electrons enter in it first। ठीक है, केस 1 बनाया। अगर n प्लस एल की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी, तो क्या होगी? लोअर n प्लस एल का मतलब क्या होती है? उसकी एनर्जी कम है और इलेक्ट्रॉन उसी में पहले एंटर करेगा। आगे बात समझ में। जैसे सपोज एग्जांपल है, एक है आपका 3s और एक है आपका 3d। ठीक है, दो ऑर्बिटल्स लिए मैंने 3s और 3d। 3s के लिए n प्लस एल की वैल्यू निकालो तो n कितना है? देखो 3, और l क्या होगा इसका? n प्लस एल निकाल रहा हूं मैं, l क्या होगा? s के लिए 0, तो 3 प्लस 0 3, और इसका क्या होगा? 3 प्लस l क्या होता है? d के लिए 2 होता है, पता है आप लोग को। तो कितना होगा? 3 प्लस 2 5। तो देखो इसका n प्लस एल की वैल्यू है 3 और इसका n प्लस एल की वैल्यू है 5। 3d और 3s को कंपेयर कर रहे थे। तो किसकी कम आई? इसकी कम आई। इफ n प्लस एल वैल्यूज आर डिफरेंट, तो डिफरेंट है, एक की 3 एक की 5 है। कम किसकी है? इसकी है। मतलब 3s की क्या होगी? लेस एनर्जी होगी कंपैरेटिव टू 3d। तो इसकी क्या है? लेस एनर्जी है, और इसी वजह से इलेक्ट्रॉन भी एंटर पहले किस में करेगा? 3s में करेगा, 3d में बाद में करेगा। आगे बात समझ में। केस 2 इज मोर इंपॉर्टेंट। केस 2 कहता है अगर बाय द वे n प्लस एल की वैल्यू क्या होगी? सेम। इफ n प्लस एल वैल्यू आर सेम, ठीक है, n प्लस एल की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। देन लोअर वैल्यू ऑफ n हैज लोअर एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन्स एंटर इन इट फर्स्ट। ठीक है, तो समझो, मार्कर चेंज कर लेते हैं तब तक। यहाँ एग्जांपल लिखेंगे इसके लिए। ठीक है, तो केस 2 बोल रहे हैं अगर n प्लस एल की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। यहाँ तो डिफरेंट थी, पहचानना आसान था, जो कम है उसी कम एनर्जी होगी, उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा। पर अगर दोनों की n प्लस एल की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। देन लोअर वैल्यू ऑफ n हैज लो एनर्जी, तब हमें n की वैल्यू चेक करनी है, और जिसकी n की वैल्यू कम होगी उसी की क्या होगी? एनर्जी भी कम होगी, और इलेक्ट्रॉन एंटर इन इट फर्स्ट, और उसी में इलेक्ट्रॉन पहले एंटर करेगा। ठीक है, एग्जांपल है सपोज हमारे पास 3d एंड 4p। ठीक है, एक एग्जांपल दे दिया मैंने 3d और 4p। तो इसके लिए n प्लस एल की वैल्यू निकालो। n प्लस एल कितना आएगा? 3 प्लस d कितना होता है? d के लिए l की वैल्यू होती है कितनी? आपकी 2 होती है। n की वैल्यू 3 और l की वैल्यू क्या होगी? 2 हो गई। सॉल्व करा कितना आया? 5 आया। इसके लिए निकालो, देखो n की वैल्यू 4 और l की वैल्यू क्या होती है? l इज 1। सॉल्व करा कितना है? 5 आया। देखो इस केस में 3d और 4p के केस के अंदर 3d और 4p के केस के अंदर हमारा n प्लस एल की वैल्यू क्या आ रही है? सेम आ रही है, 5 आ रही है। अब कंफ्यूज हो गए क्योंकि पहला केस तो लग नहीं पाएगा। तो अब क्या करेंगे? हम n की वैल्यू चेक करेंगे। तो n की वैल्यू छोटी किसकी है? देखो यहाँ 3 है और यहाँ क्या है? 4 है। तो मतलब इसकी क्या होगी? इसकी होगी लो एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन्स एंटर फर्स्ट। इसी में मतलब अगर जब कंपैरिजन करना होगा कि 3d और 4p में इलेक्ट्रॉन कहाँ पहले एंटर करेगा, तो बिकॉज ऑफ लो एनर्जी ऑफ n इलेक्ट्रॉन पहले किस में एंटर करेगा? 3d के अंदर एंटर करेगा। आई बात समझ में। यही कहते हैं हमारा n प्लस एल रूल। काफी इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। n प्लस एल की वैल्यू सेम होगी, तो जिसकी n प्लस एल का डिफरेंट होगी। पहला केस ये था, n प्लस एल अगर डिफरेंट होगा तो जिसमें n प्लस एल की वैल्यू कम है
एनर्जी उसकी ज़्यादा उसकी कम होगी और इलेक्ट्रॉन उसमें एंटर पहले करेगा। ठीक है, एन प्लस एल अगर सेम आ गया तो जिसकी एन प्लस एल की वैल्यू सेम आ गया तो एन प्लस एल से तो नहीं कैलकुलेट करेंगे, तब हम चेक करेंगे एन, जिसकी एन की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी और उसमें इलेक्ट्रॉन पहले एंटर करेगा। यही कहा था अब्बो ने, जिसकी एन प्लस एल की वैल्यू कम होती है इलेक्ट्रॉन उसमें एंटर पहले करता है और इसी ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। क्लियर है? तो काफी इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आप लोग नोट कर लेना। और इसी रूल में बेस्ड है आपका लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30। तो क्या है क्वेश्चन 30, ये देख लेते हैं। क्वेश्चन 30 बोल रहा है इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाइड बाय द क्वांटम नंबर। पहला है आपका N4L1, दूसरा है N4L0, तीसरा है N3L2 एंड फोर्थ है आपका N3L1। ठीक है, तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में रखना है। तो सबसे पहले N प्लस एल निकालते हैं। तो इसका N प्लस एल कितना आएगा 5, इसका N प्लस एल कितना आएगा 4, इसका N प्लस एल कितना आएगा 3 + 2 5 और इसका कितना आएगा 3 + 1 4। ये आ जाएगा, आई बात समझ में। अब देखो, तो अब सबसे कम किसकी एनर्जी होगी, तो डेफिनेटली इन दोनों की होगी क्योंकि N प्लस एल की वैल्यू इनकी कम आई है, 2 की और 4 की। अब 2 और 4 में किसकी कम होगी, अब वैल्यू अगर सेम है तो क्या चेक करनी है हमने, यस N की वैल्यू। तो N की वैल्यू किसकी कम है, इसकी कम है, तो सबसे कम होगी 4 की। 4 इंक्रीजिंग में रखना है तो सबसे कम किसकी होगी 4 की, 4 के बाद किसकी होगी 2 की। फिर इन दोनों की 5 आई है तो इन दोनों में कम एनर्जी किसकी होगी, तो फिर n चेक करो, इन दोनों में कम किसका है, तो इसका 4 है, इसका 3 है, तो डेफिनेटली इसकी होगी, मतलब 3 की होगी, फिर किसकी होगी 1 की होगी। और ये आपका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 4 2 3 1। सबसे कम एनर्जी इसकी, क्योंकि इसका पहली बार तो 4 और 4 आया था, बात समझ आ रही है। इन दोनों का n प्लस एल सेम आया है, तो जब सेम आता है तो क्या चेक करते हैं हम, n की वैल्यू, लोअर n मतलब लोअर एनर्जी। तो इन दोनों में n की वैल्यू इसमें 3 है और इसमें 4 है, तो डेट्स वाई इसकी सबसे कम होगी 4 के बाद होगी 2 की। फिर बचे ये दोनों, पर इन दोनों में भी n प्लस एल की वैल्यू सेम आई है 5, तो फिर से चेक करेंगे हम n की वैल्यू। तो n की वैल्यू जिसमें लो होगी, इसमें 3 है तो इसकी कम, और इसमें 4 है तो इसकी सबसे ज्यादा। ठीक है, तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इसमें कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है कि भाई इनका वो बताओ कौन सा ऑर्बिटल है या कौन सा ऑर्बिटल है बताओ, तो क्या होगा इसका नाम 4L, L का मतलब L1 मतलब क्या होता है P, तो इसका नाम होगा 4P। ठीक है, 4P। इसका क्या हो जाएगा बताओ अपने हम 4 यस S, इसका क्या होगा 3 और L2 है मतलब D, L है 2 मतलब D, और इसका नाम क्या होगा 3 और L1 है मतलब 3P। तो ये हमने ऑर्बिटल्स का नाम भी इस L और N के टर्म्स, N का यूज करके हम ऑर्बिटल्स का नाम भी बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके 30 क्वेश्चन पूरे एटॉमिक स्ट्रक्चर के। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, थोड़ा ध्यान रखना और इन वीडियोस को देखो और क्वेश्चंस करो, और साथ ही साथ ये नोट्स भी बना लिया करो अपने बेनिफिट के लिए, ताकि आपको बाद में रिवाइज करने में क्या हो, आसानी हो। ठीक है, जो भी मैं नोट्स बना रहा हूँ, आपको की पॉइंट्स दे रहा हूँ, उनको एक नोटबुक में बनाओ ताकि आपको लास्ट में रिवाइज करने के लिए आसानी होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे अपने सुपर 30 सीरीज के अंदर। थैंक यू।